Hello everyone. I hope this message finds you fit and fine. My name is शशांक त्यागी. Welcome to this issue. आज हमें बात करनी है तिब्बत चाइना कॉन्फ्लिक्ट पर. आजादी के बाद जब भारत अपनी विदेश नीति को डिजाइन कर रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो एक पड़ाव जिस पे सबसे ज्यादा सवाल उठते आए हैं वो है तिब्बत का मुद्दा. कहा जाता है कि यह भारत का एक मेजर पॉलिसी फेलियर साबित हुआ. ऐसा क्यों? एक टाइम पर यह बॉर्डर इंडिया तिब्बत बॉर्डर कहलाता था, लेकिन जब तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया तो इंडिया चाइना बॉर्डर बन गया. और हम सब इस बात से वाकिफ हैं, ये इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया. नदर्न पार्ट में अक्साई चिन को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया. लद्दाख रीजन में गालवान का इशू हम सबके सामने था. ईस्टर्न पार्ट में चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है. लेकिन चाइना ऐसा करता क्यों है? इस पे कई लोगों के दिमाग में एक जवाब आता है कि चाइना इज एन एक्सपेंशनरी पावर. वो तो हर जगह ऐसा करता है, लेकिन करने के पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि जब आप उस लॉजिक को समझते हैं तभी काउंटर लॉजिक ला सकते हैं, राइट? तो हमें वो जानना होगा. अभी कुछ टाइम पहले मिस निरुपमा राव, जो कि भारत की विदेश सचिव रह चुकी है, उनकी एक बुक रिलीज हुई, फ्रैक्चर्ड हिमालयास. उसमें उन्होंने इस तिब्बत इशू को बहुत ही खूबसूरती से कवर किया और कैसे कुछ डिप्लोमेटिक फेलियर्स थे जिनकी वजह से तिब्बती ही नहीं, इंडियंस का फ्यूचर डिटरमाइन हुआ. इसी वजह से मैं कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये कोई एसोटेरिक एरियाज नहीं है कि कुछ प्रिविलेज्ड कुछ लोगों के लिए बने हैं. इनकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि जनता का रुख सरकार के रुख को बदलता है, सरकार का रुख इन नीतियों को बदलता है, और इससे जो आपकी जियोपॉलिटिक्स है, जो आपका फ्यूचर है, वो सिक्योर होता है, प्रॉस्पर होता है, राइट? और जहां पर जनता कमजोर, सरकार कमजोर, सरकार कमजोर, तो सब कुछ कमजोर हो जाएगा. और कमजोर को सांत्वना मिलती है, सम्मान नहीं मिलता. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस, जैसे तिब्बतन पीपल तो वहां पर रहते ही हैं. इसके अलावा मोनपा, तमांग, कियांग, शेरपा, लोहाबा पीपल. पॉपुलेशन डेंसिटी कम है एरिया की. सोंगसेन गैम्पो, इन्होंने यार्लंग वैली, यहां पर यार्लंग रिवर वैली में सबसे पहले तिब्बतन एम्पायर को स्टैब्लिश किया था. हम रूट्स को जानना चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल एंगल मैं आपके सामने रख रहा हूं. इसके बाद फिर हम डायनेमिक्स पे भी जाएंगे कि अभी क्या चल रहा है, इस बीच क्या हुआ, क्या फिर इंडिया का गेम प्लान हो सकता है. देखिए, कहा जाता है कि यही वो टाइम था और यही वो लीडर थे जो यहां पर बुद्धिज्म को लेकर आए थे. अब देखिए, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एम्पायर कहां पर स्टैब्लिश हुआ था. ये पूरा एरिया जहां पर आज हम तिब्बत को देखते हैं, तो यानी कि तिब्बत कहीं यहां से स्टार्ट हुआ था, एंड देन दिस होल एरिया वाज कवर्ड अंडर तिब्बतन एम्पायर. दिस सुई डायनेस्टी गॉट स्टैब्लिश्ड. और जब ये डायनेस्टी इतनी मजबूत हो गई तो आसपास से दुश्मन भी बन गए. और यहां पर हमने देखा वेस्टर्न इन्वेडर्स आने लगे. टर्किश उइगुर्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और इधर से चाइनीज ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया. और ऐसे में ये जो तिब्बत रीजन है, ये डिवाइड हो गया और ये कमजोर हो गया. 3 डिवीजन हुए, एक तिब्बत हुआ, एक एमडो हुआ, एक खम हुआ. जो एमडो एंड खम है, ये तो इंटीग्रल पार्ट बन ही गए चाइना के, और जो तिब्बत है, ये अभी तक अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है. हालांकि तिब्बत जो है अभी चाइना का ही पार्ट कहा जाता है और ऑटोनोमस रीजन कहा जाता है, लेकिन कितनी स्वायत्ता, कितना ऑटोनोमस है, वो अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है. अभी आपको पता लगेगा. इसके बाद हाईएस्ट मॉन्क ऑफ तिब्बत बुद्धिस्ट, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो खुद लीडर हैं. तो इससे क्या पता लग रहा है कि तिब्बत एक थियोक्रेटिक स्टेट बना. थियोक्रेटिक मतलब यहां पर जो रिलीजन है, रिलीजियस हेड है, वो अपने आप में एक गवर्नमेंट हेड की भी पोजीशन को ले रहा है, राइट? तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टम वी हैव इन इंडिया. यहां पर कोई रिलीजियस हेड, गवर्नमेंट हेड थोड़ी ना होता है, राइट? तो रूलर कौन बने? दलाई लामा. ध्यान रखिएगा कि दलाई लामा कोई नाम नहीं है. दलाई लामा एक रिलीजियस पोजीशन है, और तिब्बतन लोगों के हिसाब से दलाई लामा ही उनके टॉप लीडर हैं. सो ब्रीफ इन्फ्लुएंस ऑफ किंग डायनेस्टी इस दौरान रहा, यानी कि थियोक्रेटिक स्टेट बन गई थी, लेकिन जो किंग डायनेस्टी थी चाइना की, वो अपना इन्फ्लुएंस यहां पर रखती थी, यानी कि छत्र छाया किंग डायनेस्टी की यहां पर थी. अब इसके बाद इस इन्फ्लुएंस से ज्यादा समय तक तिब्बती लोग और जो थियोक्रेटिक स्टेट थी तिब्बत की, वो खुश नहीं थी. And what they did, they closed the borders for foreigners in 1792 by decreasing king influence and ousting imperial power. यानी कि जो किंग इंपीरियल पावर थी उनको बाहर करा और अपने बॉर्डर्स को क्लोज किया कि हम फॉरेन इन्फ्लुएंस अपने यहां नहीं चाहते. अब जब किंग डायनेस्टी का छत्र तिब्बत से हटा तो होता क्या है,
ब्रिटिशर्स वहां पर आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स को लगा कि तिब्बत तो एक जबरदस्त ट्रेड रूट हो सकता है चाइना में व्यापार करने के लिए, और अभी इंपीरियल पावर का डायरेक्ट कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है, तो ये सही टाइम है। तो ऐसे में ट्रेड रूट को ढूंढने के लिए उन्होंने क्या करा, अटैक किया। एंड व्हेन दे यूज फोर्स, सो नाउ दलाई लामा फ्लेड टू चाइना। ये दलाई लामा की बात नहीं कर रहा हूं, बताया आपको दलाई लामा इज अ पोजीशन। तो जब ब्रिटिशर्स ने अटैक किया तो वो चाइना चले गए। इसके बाद 1906 में ब्रिटिशर्स एंड चाइनीज साइंड अ पीस, और इस पीस ट्रीटी के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। तो अब कुछ लॉजिक आपको थोड़ा शेप होने लगा होगा कि अच्छा, यानी कि चाइना जो आज भी तिब्बत को अपना पार्ट बताता है, तो उसमें एक हिस्टोरिकल लॉजिक भी हो सकता है, राइट? कि ब्रिटिशर्स ने एक टाइम पर किसको दिया था, चाइना को दिया था, और एक टाइम पर तो एक किंग डायनेस्टी का पार्ट होता था। लेकिन स्टोरी यहीं थोड़ी ना खत्म होती है, तो हम 1906 में है, इसके बाद चीजें बदलती हैं। 1910 में स्टोरी चेंज होती है, चाइनीज टू सीक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ तिब्बत। और अब चाइना को एक तरीके से ट्रीटी तो साइन हो गई, लेकिन अभी भी वो थियोक्रेटिक स्टेट एक इंडिपेंडेंट रीजन की तरह काम कर रही थी। इन्फ्लुएंस चाइना का था। चाइना ने कहा अब हमें मोर देन इन्फ्लुएंस चाहिए, अब हमें चाहिए पूरी इज्जत। और पूरी इज्जत कैसे मिलेगी? वी आर गोइंग टू इंटरवीन, वी आर गोइंग टू यूज फोर्स। ऐसे में दलाई लामा फ्लेड टू इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यानी कि दलाई लामा का अपनी टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाना ये कोई नई बात नहीं है। कई लोगों को तो केवल ये पता था कि देखिए 1959 में दलाई लामा, जो अभी प्रेजेंट दलाई लामा है, वो तिब्बत से इंडिया में आ गए, धर्मशाला में बस गए, और वहां से गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं। लेकिन अब आपको पता लग रहा है कि ये शिफ्टिंग जो है पहले भी हो रही थी। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी चाहिए वो समझनी चाहिए कि देखिए, अगर दो बड़े देशों के बीच में, दो बड़ी ताकतों के बीच में अगर कोई छोटा देश होता है, छोटा मैं टेरिटरी के हिसाब से नहीं कह रहा, क्योंकि टेरिटरी के हिसाब से तो तिब्बत रीजन आपने देखा नेपाल भूटान से भी बड़ा है, इन द सेंस ऑफ पावर। तो अगर पावर कम है तो आप न्यूट्रली स्टेबल रह जाएंगे, इट इज नॉट श्योर, क्योंकि तिब्बत इसका एग्जाम्पल है। बार बार उनके हेड ऑफ स्टेट को जाना पड़ रहा है फॉर सेफ्टी। क्यों? क्योंकि इंटरवेंशन हो रहा है, और अगर आप खुद मजबूत होते हैं तो ये इंटरवेंशन होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, राइट? तो इस वजह से कहा जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज पावर पॉलिटिक्स, पावर जरूरी है। नाउ तिब्बत हैंडेड चंक ऑफ इट। अब हुआ क्या, जब किंग डायनेस्टी की तरफ से अटैक होने लगा, तिब्बत वाले एरिया को अपने अंडर करने लगे, तो ऐसे में दलाई लामा चले गए इंडिया। तो इंडिया में क्या, ब्रिटिश इंडिया के पास। तो ब्रिटिशर्स ने कहा अच्छा, तो चलिए ऐसा करते हैं, हम आपके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। सिमला एग्रीमेंट साइन हुआ 1914 में, और ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको कुछ टेरिटरी हमें देनी पड़ेगी। वो टेरिटरी थी आज का अरुणाचल प्रदेश, अर्लियर नेफा। तो ये अरुणाचल प्रदेश ऑफिशियली तिब्बत ने ब्रिटिश इंडिया को दिया था। तो ऐसे में इस बेसिस पे हम कहते हैं कि भाई अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन चाइना कहता है कि एग्रीमेंट किसके बीच हुआ था, ब्रिटिशर्स के बीच और तिब्बत के बीच। ब्रिटिशर जो हैं वो तो इंपीरियल पावर थे, और इंपीरियल पावर के तो हम खिलाफ हैं, इंपीरियल पावर के किसी भी एग्रीमेंट को हम तो नहीं मानेंगे। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो कभी सदर्न तिब्बत था, यानी कि तिब्बत का दक्षिणी क्षेत्र था। वो तिब्बत ने आपको दे तो दिया, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम ब्रिटिशर्स की हुकूमत को यहां पर नहीं मानते। तो इस बेसिस पे वो अपना क्लेम करता है। 1915 में तिब्बतन्स एक्सपेल्ड चाइनीज, क्योंकि अब तो मजबूत हो गए थे। 1914 में बैकअप आ गया था। अब बैकअप आ गया तो इन्हीं चाइनीज को बाहर करना स्टार्ट किया, डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस। और ये इंडिपेंडेंस चली 1915 से लेकर 1950 तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रन कर रहा था। फिर 1950 में ऐसा क्या हुआ, 1950 में बदले हालात चाइना में, क्योंकि चाइना में अब आ गए थे माओ जेडोंग। पावर, पॉलिटिकल पावर फ्लोज थ्रू बैरल ऑफ गन। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई थी। रिलीजन में विश्वास करते नहीं है, कहते हैं कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। ओपियम को तो हटाना है, रिलीजन को हटाना है। आफ्टर माओ जेडोंग कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, चाइना इन्वेडेड तिब्बत। इन्होंने कहा कि तिब्बत तो अपना पार्ट है। और देखिए एक यूनिकनेस है माओ में, इफ वी कंपेयर विद अदर मार्क्सिस्ट लीडर्स। मार्क्स कहते थे कि रिलीजन तो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन का कारण है, राइट? और साथ में वो कहते थे कि नेशन भी, नेशन का जो कंसेप्ट है ये भी एक्सप्लॉयटेशन का कारण है।
ठीक है, इसके बिहाफ पर लोगों को फीलिंग से जोड़ा जाता है और उसके बाद जो एक्सप्लॉइटर होते हैं, अमीर जो वर्ग होता है, वो गरीब का शोषण करता है। और ये अमीर गरीब अपना फासला नहीं समझ पाते क्योंकि वो एक डोर से बंधे होते हैं, वो राष्ट्र होता है, ऐसा मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी मानती है। लेकिन माओ ने इस मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में थोड़ा चेंज किया। माओ ने कहा भाई मैं मानता हूं कि नेशन तो है, राष्ट्र तो जरूरी है, जब तक लोग एक साथ नहीं खड़े होंगे तब तक मजबूत नहीं होंगे, और जब तक मजबूत नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है फिर प्रोस्पेरिटी एंड अदर पावर कहां से आएगी, और अगर आप मजबूत नहीं हो रहे तो सिक्योर कैसे रहेंगे। तो इस वजह से साथ खड़े होना एक कंसेप्ट, एक भावना में, राष्ट्र में, वो जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि तिब्बत जो है ये इंटीग्रल पार्ट है चाइनीज नेशन का, जो चाइना का जो राष्ट्र है उसका एक अभिन्न अंग है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। तिब्बत प्लीडेड फॉर रेजिस्टेंस, और तिब्बत ने कहा ये माओ आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि तिब्बत इंटीग्रल पार्ट है चाइना का। तो तिब्बत ने मदद मांगी, यूनाइटेड नेशन से भी मांगी, ब्रिटिशर्स से भी मांगी, इंडिया से भी मांगी, कहीं से मदद नहीं मिली। और इस दौरान होता क्या है, तिब्बत ऑक्यूपाई हो जाता है। 17 पॉइंट एग्रीमेंट होता है बिटवीन माओ एंड दलाई लामा। तो दलाई लामा कहते हैं कि चलो अब ऑक्यूपेशन तो हो रहा है लेकिन कम से कम तिब्बत को ऑटोनोमस रीजन तो बना रहना चाहिए, क्योंकि माओ तो अपना लॉजिक दे रहे थे, इतिहास उठाकर देखिए, तिब्बत रीजन जो चाइनीज डायनेस्टी थी उसका पार्ट था, और चाइनीज डायनेस्टी के सक्सेसर हैं हम, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, तो अपना हिस्सा तो हम लेकर रहेंगे। तो फाइनली ये हुआ कि दलाई लामा अफर्म्ड चाइनाज कंट्रोल ओवर तिब्बत, लेकिन कहा कि ऑटोनॉमी बनी रहनी चाहिए, राइट। अब इंडिया क्यों नहीं इंटरवीन कर पाया, और उसके बाद भी इंडिया का रुख एक न्यूट्रल क्यों रहा इतने बड़े जियोपॉलिटिकल चेंज पर? तो इसके पीछे है पंचशील एग्रीमेंट। देखिए 5 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे पंचशील के, जो कि नेहरू जी का आइडिया था, दैट हिंदी चीनी भाई भाई, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। अब यह कहा गया कि तिब्बत जो है वो अब चाइना की टेरिटरी और चाइना की सोवरेनिटी का पार्ट है, ये इंटरनल मैटर है, इसमें हम इंटरवीन करेंगे तो ये तो पंचशील एग्रीमेंट के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन माय फ्रेंड्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये मुद्दा इंटरप्रिटेशन का होता है। आप किसी बात को कैसे उसका अनुवाद करते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, पूरा गेम इससे चेंज हो जाता है। अगर रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि भाई हम तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते इस बात को कि तिब्बत जो है आपका इंटीग्रल पार्ट है, अगर इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं तो फिर ये आपकी इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का मुद्दा ही नहीं उठता। क्या ऐसा हो सकता था? जी हां, हो सकता था। फिर किया क्यों नहीं गया? वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो नेहरू जी का टाइम था, उस टाइम पर जो भारत की विदेश नीति थी वो आदर्शवादी थी, आइडियलिस्टिक थी। और आइडियलिस्ट होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन दुनिया रियलिस्ट है, यथार्थवादी दुनिया है, वहां पर गेम जो है किसी अलग तरीके से चल रहा है। जैसे कि चाइना रियलिज्म में था कि ये होना चाहिए, ये हम करेंगे। बट इंडिया को लगता था कि नहीं, अगर हम आइडियलिस्ट स्टांस रखेंगे तो इससे आएगा परपेचुअल पीस, इससे आएगी फ्रेंडशिप, और पीस से एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है प्रोस्पेरिटी का। और वो बात गलत भी नहीं है। अब आज हम नेहरू जी को गलत ठहरा देते हैं कि ये मेजर पॉलिसी फेलियर हुआ क्योंकि हम इस स्टेप का फेलियर देख चुके हैं। लेकिन अगर उस दौर की बात करो तो उस दौर में ऐसा पता नहीं था ना कि ऐसे आउटकम होंगे, तो उस टाइम पर ये क्लैरिटी भी नहीं थी कि इसका आउटकम ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो कभी हम जज करते हैं तो हमें मल्टीपल एंगल्स देखने चाहिए, क्योंकि कई जगह पर ऐसे आइडियल से परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप भी आया है, राइट। चलिए, हम तो इंटरवीन कर नहीं पाए, सोवरेनिटी इशू था 1954। अब आता है 1959। 1959 में दलाई लामा वाज फोर्स्ड टू गेट इनटू एक्सील, क्योंकि अब चाइना जो है अपनी पावर को और ज्यादा वहां पर बढ़ा रहा था। तो ऐसे में दलाई लामा वहां से शिफ्ट होते हैं और इंडिया आते हैं, और ये भी एक कंटेंशन का इशू बन जाता है चाइना के लिए कि आपने दलाई लामा को पनाह दी क्यों। चाइनीज गवर्नमेंट अभी तक इस मुद्दे को मतलब कि एक मेजर यू कैन से चॉक पॉइंट मानती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप क्या कहेंगे, ये ठीक था या नहीं था? मैं बताना चाहूंगा ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक बफर है। अगर तिब्बत की टेरिटरी बफर नहीं बन पाई तो तिब्बत की जो गवर्नमेंट है, तिब्बत के जो लोग हैं, वो तो बफर बन सकते हैं। क्योंकि अगर उस क्षेत्र के लोगों में हमारे प्रति सद्भावना है, हमारे उनके प्रति सद्भावना है, हम उन पर हो रही एट्रोसिटीज पे एक तरीके से पॉइंट रेस करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो जाहिर सी बात है वो हमारा सपोर्ट बेस बन सकता है। और आज तिब्बत ये है, कल कुछ और भी हो सकता है।
क्योंकि मूवमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन ना। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं जिससे कि आप थोड़ा स्ट्रक्चर कर लें और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझें। तिब्बत इशू रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। चॉक पॉइंट यानी कि बेसिकली एक ऐसा मुद्दा जो काफी टाइम से रिजॉल्व नहीं हुआ, अभी भी वहीं के वहीं अड़ा हुआ है। दिस इज राइट टाइम फॉर इंडिया टू हैव अनएम्बिगस स्टांस टू थ्वार्ट चाइनीज एग्रेशन। एग्जामिन, क्वेश्चन डायरेक्टिव इज नॉट एग्जामिन, क्वेश्चन डायरेक्टिव इज नॉट डिस्कस, क्वेश्चन डायरेक्टिव इज एग्जामिन। मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है क्या, वेदर इट इज ट्रू दैट यस तिब्बत जो इशू है वो चोक पॉइंट है। कैसे है चोक पॉइंट, पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर कुछ काउंटर पॉइंट भी होने चाहिए कि नहीं चोक पॉइंट नहीं है, और ऐसे में इंडिया का स्टांस अभी तक क्या रहा है। और अभी अनएम्बिगस का मतलब होता है प्रोएक्टिव, और ज्यादा क्लियर स्टेंसेस हमारे होने चाहिए। तो क्या है वो क्लियर स्टेंसेस जो होने चाहिए, जिसे एक क्लैरिटी मिले चाइना को कि भाई इंडिया जो है इस मुद्दे पर ये क्लैरिटी से बात करता है कि भाई ये एक स्ट्रेटेजिक बफर है जिसका इंडिया यूज कर सकता है। ऐसे में चाइना का जो एग्रेशन है इन गालवान, इन ईस्टर्न सेक्टर, वो कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो सके। अब इस आंसर को तो आप तब दे पाएंगे जब पता होगा कि चॉक पॉइंट कैसे है, राइट टाइम अभी हम क्यों कह रहे हैं, अनएम्बिगस इंस्टेंसेस हैं क्या, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं कहानी को। नेहरू सॉट टू बैलेंस। अब नेहरू ने ऐसा फैसला करा क्यों, ये चॉक पॉइंट बना क्यों? नेहरू का मानना था कि देखिए मेरी प्रायोरिटी है इंडिया की सिक्योरिटी, तो अगर सीधे ही इंटरवीन कर देते हैं चाइना में, कहते हैं तिब्बत आपका पार्ट नहीं है, हम तो तिब्बत सॉलिडारिटी रखते हैं, इंडिपेंडेंट नेशन, तो हो सकता है चाइना जो है एक्ट करता मिलिट्रली अगेंस्ट इंडिया, तो वो एक नेगेटिव पार्ट हो सकता था। और उस टाइम पर चाइना एंड यूएसएसआर वो एक मेजर एलाय थे, और यूएसएसआर हमारा एलाय था। तो यानी कि यूएसएसआर जो भारत की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था, डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था, उसका फ्रेंड है चाइना, और हम सीधे सीधे उससे भिड़ जाएं, तो आपको नहीं लगता कि यूएसएसआर से जो डायनेमिक्स है वो भी इंपैक्ट हो सकते थे? तो ये एक रीजन था। दूसरा, फ्रेंडशिप विद चाइना कि इसको बनाकर रखनी है। तीसरा, एम्पैथी ऑफ तिब्बतन्स, यानी कि तिब्बतन्स के साथ भी हमारी एम्पैथी है, सद्भावना है, हम चाहते हैं कि उनके लिए जो बेटर हो सकता है ऑटोनोमस रीजन वो डेवलप हो जाए। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो नेहरू का वो फैसला था वो केवल ये नहीं था कि हम चाइना को ट्रस्ट करते हैं, ये यूएसएसआर वाला एंगल भी तो था, हमारे 5 ईयर प्लान में यूएसएसआर का कंट्रीब्यूशन वाले एंगल भी तो था, राइट। बट ही फेल्ड टू अचीव एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। अब आउटकम लेकिन ये हुआ। आवर फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर निरुपमा राव अपनी जो बुक है फ्रैक्चर्ड हिमालय, उसमें कहती हैं कि ये डिल्यूजनल डिप्लोमेसी थी, और कोई भी उस टाइम पर नेहरू के पॉइंट को काउंटर नहीं कर सकता था। सच वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेहरू। ये एक पर्सपेक्टिव है। अब जरा इस एरिया को देखिए, ये आपका हो गया वेस्टर्न सेक्टर, 1570 किलोमीटर का ये एरिया है। अक्साई चिन इंडिया ने ऑक्यूपाई, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। सेंट्रल सेक्टर, कभी कभी देखिए फ्यूचर की बातें वो निकल जाती हैं मुझसे। सेंट्रल सेक्टर 545 किलोमीटर, ईस्टर्न सेक्टर 325 किलोमीटर। यहां पर हम बात करें इस अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया की, और यहां पर जो भूटान के पास डोकलाम वाला इशू है वो भी यहां पर आता है। हालांकि डोकलाम अपना पार्ट नहीं है, लेकिन भूटान का पार्ट है, लेकिन उसको सिक्योरिटी देना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ चाइनीज आर्मी एट द बॉर्डर्स। जब तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया गया तो उसके बाद चाइना ने सीधी अपनी आर्मीज को इन जगह पर इंस्टॉल कर दिया। पहले तो नहीं कर रहे थे क्योंकि तिब्बत इंडिपेंडेंट था। एंड मोबिलाइज मिलिट्री इनटू इंडियन टेरिटरीज। अब इंडियन टेरिटरीज में मोबिलाइज कर दिया। जो भी आप रेड एरियाज देख रहे हैं यहां पर तो काफी हद तक सेफ है। नाउ वेस्टर्न सेक्टर अक्साई चिन टुक ओवर। अरुणाचल प्रदेश का मैंने आपको बताया, वो कहते हैं कि ये तो सदर्न तिब्बत है, सदर्न तिब्बत। अदर फैक्टर्स क्या हैं डिस्प्यूट के? नंबर 1, अनडिमार्केटेड बाउंड्री ही क्लियर नहीं है। चाइना नहीं मानता मैकमोहन लाइन, अरुणाचल प्रदेश डिवीजन कहता है ये तो इंपीरियल पावर ने बनाई थी, हम क्यों माने। रग टेरेन है, इस वजह से अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखें तो वहां पर स्पेसिफिक मतलब बाउंड्री बनाना वो भी एक डिफिकल्ट टास्क रही है। इंडिया चाइना का वॉर होता है 1962 में, इंडिया डिफीट होता है, और ये भी एक मेजर पेन पॉइंट रहा है। सिक्योरिटी कैलकुलेशंस ऑन बोथ साइड एंड जियोपॉलिटिकल एक्टर्स, इंडिया, तिब्बतन्स एंड चाइनीज। तो
तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इशू अभी भी बना हुआ है। चाइनीज गवर्नमेंट हैज एडमिनिस्टर्ड तिब्बत एज ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत। ये मैंने शुरुआत में आपको बताया था, यानी कि आपको एक स्वायत्तता दी जाएगी इस रीजन को, लेकिन स्वायत्तता कितनी है वो अपने आप में डिबेटेबल इशू है। अब डिफरेंस क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव एंड चाइना के पर्सपेक्टिव में? 2 पॉइंट ध्यान रखने बस। पहला, बॉर्डर की बात की जाए तो इंडिया के लिए बॉर्डर एक नेशनल प्राइड है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगर चाइना कहता है कि नहीं अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर इधर कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज पार्ट ऑफ नेशनल प्राइड। और अगर तिब्बत की बात करें तो वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इंडिया के लिए कि अगर तिब्बत ऑटोनोमस है, वहां की जनता इंडिया के सपोर्ट में है, तो ऐसे में स्ट्रेटेजिक बफर मिलेगा कि हो सकता है ऑटोनोमस के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाए, जो कि फ्रीडम मूवमेंट वहां पर है, अलग दुनिया के अलग अलग जगह से तिब्बती लोग चला रहे हैं, तो ऐसे में एक बफर बन जाएगा इंडिया एंड चाइना के बीच में। अगर चाइना की तरफ देखें तो बॉर्डर इशू उनके लिए स्ट्रेटेजिक है। वो सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पहले एक दूसरे की टेरिटरी को अपना बताओ, फिर इतनी बार उसको अपना बता दो दुनिया में अलग अलग जाके कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी घोषित हो जाए, फिर दूसरी टेरिटरी को भी डिस्प्यूटेड घोषित कर दो, और उसके बाद कहो कि देखिए दोनों टेरिटरी डिस्प्यूटेड है। अब इसमें से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे मैं अपना क्लेम छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन दूसरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी आप मेरी मान लीजिए। ये क्या बात हुई? ये तो वाली बात होगी, आपने हमारी ही दोनों टेरिटरी को अपना क्लेम करा, डिस्प्यूटेड घोषित किया, अब कह रहे हैं हम सही कि अच्छा एक पार्ट अपना दे दीजिए, दूसरा आपको मैं ऐसे ही दे रहा हूं। अरे आप कौन होते हैं देने वाले? सो आप लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है चाइना। दिस इज स्ट्रेटेजी, दिस इज हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्क इन मेनी एरियाज अराउंड द वर्ल्ड। चाइना के लिए बॉर्डर इस वजह से स्ट्रेटेजिक है। तिब्बत की बात करें तो इंटीग्रल पार्ट है, वो एक नेशन वाली बात है, वो एक राष्ट्र की भावना है, दैट तिब्बत इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइनीज नेशनलिज्म। तो यहां पर आपको एक, अगर कंपैरिजन आप कर रहे हैं दोनों पर्सपेक्टिव्स में, दोनों नैरेटिव में, तो आपको दिख रहा होगा कैसे एंटीपोडल है। बॉर्डर नेशन प्राइड, यहां पर बॉर्डर स्ट्रेटेजिक, तिब्बत स्ट्रेटेजिक, यहां पर तिब्बत इनके लिए नेशनल प्राइड, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके साथ कहा जाता है एक पर्सपेक्टिव कि इंडिया जो है सेंसिटिविटी जो है ऑफ तिब्बत इशू वो पूरी तरह समझ नहीं पाया है, फेल्स टू अप्रिशिएट चाइनीज सेंसिटिविटीज इन तिब्बत। और ऐसे में चाइना के तरफ से ये कहा जाता है, मींस चाइना के पॉइंट पर ये स्कॉलर्स बताते हैं कि देखिए चाइना ने बॉर्डर इशू की सेंसिटिविटी इंडिया के लिए क्या है उसको सही से गॉज नहीं किया। एक तरफ चाइना चाहता है कि कोर्डियल रिलेशन हो, चाइना का ट्रेड भी इंप्रूव हो, बीआरआई में इंडिया को इन्वाइट कर रहा है, और दूसरी तरफ बॉर्डर इश्यूज पे ऐसे स्टैंड्स रख रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि यू आर ऑल्सो फेलिंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बॉर्डर इशू फॉर इंडिया। 1966-77 के बीच में चाइना एडमिनिस्ट्रेट तिब्बत में अब एट्रोसिटीज बढ़ने लगती हैं। वो डिस्ट्रॉय करते हैं वर्शिप के प्लेसेस को, मोनेस्ट्रीज को। चाइना एथीस्ट है, धर्म में विश्वास नहीं रखता, डजंट टॉलरेट रिलीजन, एनश्राइन्स पिक्चर्स ऑफ दलाई लामा। ये कहा जाता है कि पनिशमेंट होगा अगर ऐसा किया तो। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए, आपको ये सोचना चाहिए कि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट स्टेट था, फेल हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। चाइना कम्युनिस्ट है लेकिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। मॉनेटरी पावर, जियोपॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? चाइना डिसइंटीग्रेट क्यों नहीं हो रहा? उसके कारण है, चाइना ने यूएसएसआर की गलतियों से सीखा है। यूएसएसआर के अगर ईस्टर्न पार्ट में देखें, जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और 15 अलग नेशन स्टेट्स बने, जिनको सीआईएस कहा जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉमनवेल्थ नेशंस अलग होते हैं, उनका लिंक उन देशों से होता है जो कभी ब्रिटिश हुकूमत के अंडर थे। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सीआईएस, वो होते हैं जो कभी यूएसएसआर का पार्ट थे। तो वहां पर ये बने कैसे? तो चाइना की लर्निंग ये है कि इन एरियाज में पहले से ही राष्ट्र की भावना पनप गई थी, अलग राष्ट्र की भावना। फिर धीरे धीरे इनको ऑटोनोमस दर्जा दिया गया कि पीस बना रहे, ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, और उसके बाद इन्होंने अलग देश की मांग कर दी। चाइना कहता हम इतना बढ़ने ही नहीं देंगे, हम एक यूनिफॉर्म मॉडल रखेंगे, दैट इज चाइनीज नेशनैलिटी, नो अदर नेशनैलिटी इज नीडेड। अब इसमें चाइना जो ये साउथ बेसिकली सोवियत यूनियन वाला बेसिकली इशू है, ये तिब्बत के जो लोग हैं इसको कोट करते हैं। जो अभी मैंने आपको समझाया यूएसएसआर वाला लिंक, दैट यूएसएसआर वाला लिंक इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड हियर आल्सो। अब इसके बाद इंडिया से दलाई लामा काम कर रहे हैं, he is trying to maintain influence in Tibet, people in Tibet still consider him leader,
और आस है कि कभी दलाई लामा आएंगे। वेस्टर्न पावर्स के सपोर्ट से और रिकॉग्नाइज करते हुए दैट पीसफुल फ्रीडम मूवमेंट ऑफ दलाई लामा, ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, एंड नोबेल प्राइज से एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला इस मूवमेंट को। अब दलाई लामा और पंचन लामा का इशू समझते हैं। क्रूशियल इशू है इंडिया की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दलाई लामा टॉप लीडर होते हैं तिब्बत के, सेकंड पे होते हैं पंचन लामा। तो बेसिकली पंचन लामा भी एक पोजीशन है, दलाई लामा ही डिसाइड करते हैं, बताते हैं कि ये लोकेशन होगी, ये टाइम होगा, इस दौरान जो है पंचन लामा का जन्म होगा। तो ऐसे में दलाई लामा ने पंचन लामा के बारे में बताया कि ऐसे होगा, और पंचन लामा आए भी, जो रिकॉग्नाइज हुए कि हाँ ये पंचन लामा है। उनको चाइना कर लेता है किडनैप। कारण, क्योंकि अगर वो पंचन लामा तिब्बत स्टैब्लिशमेंट के पार्ट बन गए तो इसका मतलब है कि ये जो दलाई लामा है जो एक्सिल से मींस इंडिया से अपनी सरकार चला रहे हैं, एक तरीके से वो इनका रिकॉग्निशन हो जाएगा। दलाई लामा एक स्पिरिचुअल पॉलिटिकल लीडर हैं, सिंबल हैं यूनिफिकेशन के, और जो बुद्धिज्म वैल्यूज हैं उनको प्रोपेगेट करते हैं। अब पंचन लामा मैंने आपको बताया सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर है दलाई लामा के बाद, और इन्हीं पंचन लामा से फिर बनते हैं दलाई लामा, जो कि नंबर 1 पोजीशन होती है, टॉप मोस्ट पोजीशन होती है। अब ऐसे में दलाई लामा ने डिसाइड कर दिया और चाइनीज ने उनको किडनैप कर लिया। और अभी भी अगर आप दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में जो तिब्बती मार्केट की तरफ जाएंगे नियर मजनू का टीला, तो यू विल सी दिस इमेज एंड यू विल सी दिस क्लेम की अपील दैट पीपल ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट टुगेदर एंड आस्क चाइनीज गवर्नमेंट की वेयर आर पंचन लामा। अब चाइना ने करा क्या, वो 6 साल के बच्चे थे जब उनको किडनैप कर लिया 1995 में, और आज तक नहीं पता है कि कहां है। अब चाइना ने अपने पंचन लामा इंस्टॉल कर दिए, अलग से एक होली सेरेमनी भी कराई। अब इसका यूनिकनेस देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो रिलीजन को नहीं मानती, उसने एक अलग से एक होली सेरेमनी करी और उसमें नए पंचन लामा अपनी तरफ से इंस्टॉल कर दिए। अब आप कहेंगे कि फिर ये क्यों करें, वो इस वजह से जिससे रिकॉग्निशन इनका हो, और क्योंकि इनको चाइना ने रखा है, तो ऐसे में वो जो एक लिंक है कि दलाई लामा लाएंगे, और वो दलाई लामा जो कि एक्सिल में है, तो उनका रिकॉग्निशन क्या हो जाए, डाउन हो जाए अमंग तिब्बत पीपल। दिस इज देयर स्ट्रेटेजी। अब मुद्दे की बात इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो चाइना ने पंचन लामा के साथ किया, अगर वो करमापा के साथ भी कर दिया, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा कि जो अभी दलाई लामा है उनके बाद क्या होगा, उनके बाद का सिनेरियो क्या होगा। वो दलाई लामा इंडिया में है, स्ट्रेटेजिक बफर है, लेकिन उनके बाद क्या। तो चाइना अडॉप्ट द सेम अप्रोच फॉर द सक्सेशन ऑफ दलाई लामा, यानी कि इनके बाद अगर उन्होंने अपने दलाई लामा को वहां पर रख दिए, तो सबसे पहले तो जो इंडिया के पास लेवरेज थी वो चली जाएगी। ऐसे ही सेकंड हाईएस्ट पोजीशन जो है रिलीजन में, जैसे करमापा है तो अभी इंडिया में है, तो ऐसे में इंडिया को उनको नर्चर करना चाहिए, क्योंकि अगर दलाई लामा भी सेकंड आ गए और करमापा भी सेकंड आ गए, पंचन लामा उन्होंने अलग से इंस्टॉल कर ही दिए हैं, तो ऐसे में जो इंडिया के पास लेवरेज है वो चली जाएगी, राइट। और इससे होगा क्या, जो तिब्बती पॉपुलेशन है वो फर्दर रेडिकलाइज हो जाएगी, राइट, अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि इट इज लाइक डायरेक्टली डिस्टॉर्टिंग देयर कल्चर, क्योंकि इनका कल्चर तो ये कहता है ना कि वो दलाई लामा बेसिकली रिकॉग्नाइज करेंगे कौन पंचन लामा बनेगा। सो इट इज अबाउट फेथ, और आप इस बात को मानते होंगे कि हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा फेथ से ही तो चलता है। सो व्हाई चाइना इज सो मच इंटरेस्टेड इन तिब्बत, इसका एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। मिनरल एंड फोर्स लेबर, रिवर एंड ल्यूवियल सोयल, स्पाई इन्फ्लुएंस अटैक, क्योंकि उस जो तिब्बत है वो वर्ल्ड के, अगर हम बात करें एलिवेशन पे, तो टॉप एलिवेशन पे तिब्बतन प्लेट्यू, तो वहां से स्पाई इन्फ्लुएंस भी करा जा सकता है भूटान को, नेपाल को। चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले मिनरल एक्सप्लोइटेशन देखते हैं। तिब्बत वाले एरिया में 3 मिनरल सबसे प्रोमिनेंट है, कॉपर, बोरोन एंड लिथियम। तो ऐसे में एक तो मिनरल रिच है, तो चाइना चाहता है अपनी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ दीज मिनरल्स फॉर द फ्यूचर ये रिड्यूस हो जाए। दूसरा, तिब्बती पॉपुलेशन को फोर्स लेबर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो जो एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट होती है वो भी कम होगी कि नहीं होगी, कम हो जाएगी, राइट। तो एक तो हो गया मिनरल एक्सप्लोइटेशन एंड फोर्स लेबर। सेकंड, ये तो चाइना डिपेंडेंस को कमी कर ही रहा है अपने मिनरल्स की फ्यूचर की। सेकंड है पेरेनियल रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस तिब्बत, राइट, और इस वजह से एल्यूवियल सोइल, तो चाइना इसका फायदा उठाना चाहता है। साथ में क्योंकि एलिवेशन हाई है,
तो ऐसे में चाइना इसको स्पाई करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए ऑफ नेपाल, भूटान एरिया एंड अटैक करने के लिए और इंडिया टू इलीगली कैप्चर इंडियन टेरिटरी, चाइना चाहता है कि इसके लिए तिब्बत उनके हाथ से ना जाए। BRI प्रोजेक्ट को भी चाइना इस एरिया में कनेक्ट करना चाहता है। साथ में रूट है ये मलक्का स्ट्रेट से कनेक्ट करना चाहता है नीचे की साइड। JNK में जो टेररिज्म है, अक्साई चिन एरिया, वहां पर यूज करना चाहता है। कैप्चर मोर इंडियन टेरिटरी, क्लेम तो कर ही रहा है। इलीगल एक्सेशन टू इंडियन टेरिटरी, इलीगल एक्सेस करना चाहता है। बेटर इन्फ्लुएंस ऑन नेपाल, भूटान एंड अदर इंडियन रीजन्स। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से तिब्बत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। तो अगर क्वेश्चन की एक डायमेंशन आपके एग्जाम में मेंस में कह रही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ चाइना फॉर तिब्बत, सो दीज आर द पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड। आई होप दैट वुड बी क्वाइट इजी नाउ। एक ही जगह आपको सारे पॉइंट्स मिल गए। अब इसके अलावा और इंपॉर्टेंस देखिए, जैसे कि तिब्बत की लोकेशन ऐसी है, ठंडा क्षेत्र है, तो 60 साल तक जो आपके ग्रेन है उनको स्टोर किया जा सकता है। याक बटर 1 साल तक रह सकता है। क्योंकि सेक्लूडेड रीजन है, टफ टेरेन है, तो ऐसे में एपिडेमिक और डिजीज वाली जो पोजीशंस होती हैं वो भी वहां पर कम आती हैं। डिप्रेसिंग डाटा अगेंस्ट चाइनीज अथॉरिटीज। अब देखिए चाइनीज अथॉरिटीज ने ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं, ठीक है। 35,000 ट्रूप्स आए थे तिब्बत एरिया में और अराउंड 1.2 मिलियन पीपल, कहा जाता है, रेप हुआ, टॉर्चर हुआ, मर्डर हुआ। 6,000 से आसपास मिनिस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से तिब्बत को डिस्ट्रॉय करने वाली बात है? व्हेन वर्ल्ड इज जस्ट वॉचिंग, बिकॉज चाइना हैज इट्स ओन लॉजिक ऑफ सेटिंग क्लेम। ये कुछ फिगर्स हैं एट्रोसिटीज की, सेंसिटाइज करनी चाहिए लोगों को। नाउ अभी तिब्बत में क्या है? लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड सप्रेशन ऑफ द तिब्बतन लैंग्वेज। वहां पर कल्चर स्कूल तो है, लैंग्वेज स्कूल तो है, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। और जो वहां सिलेबस है उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? चाइना कंट्रोल कर रहा है। चाइना की हिस्ट्री और चाइना की आइडियोलॉजी वहां पर पढ़ाई जा रही है। अगर बच्चों को बताया जाएगा कि तिब्बत तो पहले से हमारा पार्ट था, बताया जाएगा कि देखिए इंडिया हमारा दुश्मन है, तो जाहिर सी बात है अगर वहां पे लोगों की साइकोलॉजी और साइकी शुरू से ही ऐसे शेप की जाएगी तो वो इंडिया के लिए डेट्रीमेंटल है। तिब्बतन्स आर बिकमिंग माइनॉरिटी देयर। अगर वो माइनॉरिटी बन गए तो उनकी जो डिमांड है वो वीक हो जाएगी। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, माइग्रेशन करा रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं दूसरी टेरिटरी से, चाइना से वहां पर स्टैब्लिश कर रहा है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि चाइना इसको स्ट्रेटेजिक, यू कैन से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मानता है। अब देखिए तिब्बत पे एक पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत की वेबसाइट पे मुझे मिला। 4 रीजंस हैं, तिब्बत, जिंगजियांग और ताइवान और हांगकांग। ताइवान और हांगकांग के इशू को बहुत ही अच्छे से आप समझ चुके हैं, इससे पहले वीडियोस आ चुकी हैं, अगर नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। यह कहना है तिब्बत का कि देखिए हमें ऑटोनोमस रीजन कहा गया था, 1 चाइना 2 सिस्टम के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि 2 अलग अलग तरीके से सरकारें चल सकती हैं। वो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, अपने धर्म के हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब यहां पर तिब्बत स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए हांगकांग में देखिए क्या हो रहा है, हांगकांग में फ्रीडम मूवमेंट चल रही है। तो अगर आप तिब्बत को सप्रेस कर रखेंगे कि तो तिब्बत आगे जाके हांगकांग बनेगा और हांगकांग आगे जाकर फिर क्या बनेगा? ताइवान बनेगा। यानी कि तिब्बत आगे जाकर ताइवान भी बन सकता है, क्योंकि ताइवान इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, राइट है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये एंगल अपने पास रखिएगा, आपके आंसर की लेजिटिमेसी इंप्रूव होगी। टुडे तिब्बतन डायस्पोरा इंडिया में भी है और अलग अलग जगह पर है। इंडिया में होने की वजह से एक बुलवर्क है अगेंस्ट चाइनीज पावर। साथ में दलाई लामा एंड नाउ करमापा, दे रिसाइड इन इंडिया, तो इट ऑफर्स अ स्ट्रेटेजिक बफर टू इंडिया। और दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि करमापा शुड बी गिवन एनफ स्पेस टू एक्चुअली ग्रो, लाइमलाइट में आना चाहिए उनको। हाउ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, respect and uses this diaspora will affect India's position in Himalayan region. डायस्पोरा का मतलब जो तिब्बती लोग भारत में रह रहे हैं, इनको रिकॉग्नाइज करना, रेस्पेक्ट करना एंड यूज दिस डायस्पोरा इज इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन वाले पॉइंट एंगल में, जो टेम्पलेट में, आप इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं कि दिस इज व्हाट इंडिया नीड टू डू, राइट। 3 कीवर्ड है, रिकॉग्नाइज, रेस्पेक्ट एंड यूजेस दिस डायस्पोरा, राइट। क्योंकि हिमालयन रीजन में सिक्योरिटी केवल मिलिट्री बिल्डअप, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंश्योर नहीं होगी। हमें तिब्बतन लोग जो हैं उनकी गुडविल भी चाहिए, सो दैट दैट टेरिटरी एक्चुअली इज नॉट यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। अगर यूज हो तो वहां पर अगर अपने लिंक अच्छे होंगे तो हम उसको ऑफसेट कर सकते हैं, उस थ्रेट को।
अब पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं इंडिया के पास? सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया अभी, सिक्योरिटी केवल आपकी मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं आएगी, हमें तिब्बती लोगों का सपोर्ट चाहिए, राइट? सो यू कैन कोट डॉक्टर दिव्येश आनंद हियर. इंडिया मस्ट क्लोजली स्टडी अनसर्टेनिटीज पोस्ट दलाई लामा. दलाई लामा के बाद क्या होगा? तो उन ऑप्शंस पे इंडिया को सोचना पड़ेगा और इंडिया को कंटिन्यूसली सपोर्ट देना पड़ेगा टू दिस तिब्बती डायस्पोरा, सो दैट इनको एक हॉस्पिटल स्पेस मिले जिससे कि वो अपनी मूवमेंट को बिल्ड कर सकें. वो सपोर्ट हमें उनको देना पड़ेगा. प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस एंड टाइम टू कर्मापा, जो सेकंड इन, यू कैन से सेकंड इन प्रेसिडेंस हैं, राइट? दलाई लामा, देन कर्मापा, देन पंचन लामा. तो जिससे कि ये इस मूवमेंट को फिर आगे बढ़ा सकें. हाईएस्ट रिलीजियस लीडर हैं आफ्टर दलाई लामा. So when he is going to grow religiously and politically to establish influence from India to Tibet, for India not to lose this buffer and edge, ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. तो जो मैं कह रहा था ना आपको, इंडिया का गेम प्लान क्या है, तो these are the, you can say, some points under India's game plan. Now, अब एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी कि चाइना ऑलरेडी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट झेल रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे इस वाले एरिया में हो. अब चाइना कब तक इन कॉन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू रख सकता है? ऐसा हो सकता है कि तिब्बत रीजन में अगर इंडिया की स्ट्रेटजी काम करती है, वी एंड तिब्बती पीपल आर स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी एंड चाइना स्टार्टेड लूजिंग इट्स ग्रिप, तो आपको नहीं लगता कि शायद चाइना बैकफुट पे हो सकता है इस वजह से? क्योंकि अब ये कॉन्फ्लिक्ट चाइना के बॉर्डर का केवल इंडिया के साथ नहीं है, ये अदर एरियाज में भी है. और ये वो टाइम है, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट में था दिस टाइम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यूएसए, Australia, Japan, these Western European powers are also standing together to counter China in this Indo-Pacific region, right? तो चाइना ऐसे एक काउंटर वाले जो मैकेनिज्म में चाइना को स्पेस ढूंढने की कोशिश करेगा. तो ऐसे में ये हमारे लिए देखने वाली जगह होगी. With all the maritime conflict China is facing, it needs to decide the status of conflict it wants from India from the south. उसे देखना पड़ेगा कि कितने लेवल का कॉन्फ्लिक्ट वो इंडिया के साथ चाहता है कंटिन्यू करना. आई होप अब आपके माइंड में ये तिब्बत वाला इशू और ये कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हुआ होगा, राइट? शेयर कीजिएगा इस वीडियो को सो दैट मोर पीपल कैन वॉच एंड रिडीम देमसेल्फ. दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल इन शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप, एंड इफ यू हैव एनी डाउट विद रिगार्ड टू दिस इशू और एनी इशू व्हाटसएवर, you can shoot me a message on shashanktyagi.powerbeing. shashank.powerbeing.